Good morning everyone. I welcome you all on the MCIT digital platform. We were discussing about the Columbus Livia, right? Previous class में हमने Columbus Livia के reproductive system को study किया, right? कि किस तरह से उसका reproductive system persist करता है. Next, reproductive system के साथ साथ हमने उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि यूरोजेनाइटल सिस्टम को भी स्टडी किया था कि कैसे दोनों सिस्टम्स एक साथ कनेक्टेड हैं एंड वहाँ पर प्रेजेंट. नेक्स्ट हमने उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी स्टडी किया, राइट? लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरह से एयर सैक्स प्रेजेंट हैं, वायुकोश उपस्थित हैं और वो किस तरह से हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए, राइट? आज हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. इनमें ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह से प्रेजेंट रहता. नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं ब्रेन की तो यहाँ पर कोलम्बस लीविया में ब्रेन बहुत डेवलप्ड होता है, राइट? इनका ब्रेन डेवलप्ड होता है और ब्रेन में भी इफ़ हम बात करते हैं तो बाहर की तरफ आउटर सरफेस पर ड्यूरामीटर की लेयर होती है. वहीं अगर हम इनर सरफेस की बात करें, अंदर वाली सरफेस की, तो वहाँ पे पायामीटर, बाहर की तरफ ड्यूरामीटर से प्रेजेंट. जब हम पायामीटर की बात करते हैं तो इस पायामीटर रीजन में एक हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बहुत अच्छे अमाउंट में वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, राइट? सो आउटर लेयर ड्यूरामीटर है, इनर लेयर पायामीटर प्रेजेंट. जब नॉर्मली हम बात करते हैं इसकी तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो तनिकाएं हैं बाहर वाली ड्यूरामीटर, इनर वाली पायोमीटर से घिरी रहती है, ठीक है? और हमने ये भी बोला कि अंदर की तरफ बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं. लेकिन क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं इनर साइड पे, तो हम इस लेयर को पाया एरिकनॉइड भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत संवहनी पार्ट है, वेस्क्यूलर पार्ट है और वेस्क्यूलर पार्ट है इसलिए इसे हम पाया एरिकनॉइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इसको सेकेंड नेम हमने दे दिया पाया एरिकनॉइड बिकॉज ब्लड वेसल्स को ये कंस्टिट्यूट कर रहा है. सारी ब्लड वेसल्स आके इसको इन्फॉर्मेशन देती है, यहाँ तक ब्लड वेसल्स का जाल बिछा हुआ है, नेटवर्क बिछा हुआ है. नाउ दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं कि इनका जो ब्रेन है वो काफ़ी लार्ज है, बड़ा है, सुविकसित है, वेल डेवलप्ड ब्रेन है, राइट? इसी के साथ साथ सेंसरी भी है, यानी कि सेंसेस को भी फील करता है, यानी कि नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पर कनेक्ट करता है एंड सेंसेस प्रोवाइड करता है. संवहनशील है, वेस्क्यूलर भी है. इसी के साथ जितने भी कंडक्शंस होंगे, राइट? लाइक कोई भी मैसेज आ रहा है वहाँ तक तो पूरी बॉडी तक रेगुलेट किया जाता है या जहाँ तक ज़रूरी है उसको भेजना वहाँ तक उसे वापस एज अ रिज़ल्ट भेजा जाता है. तो संवहनी, सेंसरी, वेस्क्यूलर, इस तरह से ब्रेन इनका होता है. नॉर्मली जब हम बात करते हैं एवीज में तो हमसे भी बड़ा ब्रेन हम बोलते हैं, तो इनका ब्रेन लार्ज है. नो डाउट इनकी बॉडी छोटी है लेकिन ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, वेल फंक्शनल भी हम कह सकते हैं कि इसका जो कार्य है वो बहुत सुविकसित है, वेल फंक्शनल है ये, राइट? सो ये बात की हमने ब्रेन की. स्ट्रक्चर देखते हैं ब्रेन का कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है.
स्ट्रक्चर देख के हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती है, राइट। राइट, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें ब्रेन में विजिबल होता है। राइट, इस तरह से स्ट्रक्चर्स हमें ऑब्जर्व होते हैं। जब हम इस रीजन की बात करते हैं तो हमें ये रीजन हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब है। इसकी बात करते हैं तो ये है सेरेब्रम। इस रीजन की बात करते हैं तो ये है पीनियल बॉडी। इस रीजन की बात करते हैं तो ये है ऑप्टिक लोब। इस रीजन की बात करते हैं तो ये है सेरेब्रम। और नीचे की तरफ आ जाएगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। राइट, ये डिफरेंट वेसल्स हैं जो कनेक्ट कर रही हैं। ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इस तरह से डिफरेंट यहाँ पर कनेक्टेड है। सेकेंड चीज़ जो हम बोलते हैं कि ये जो कर्व है, फोल्ड्स हैं, इन फोल्ड्स को हम नेमिंग देते हैं फ्लोक्यूलस। राइट, और इस रीजन को हम कहते हैं वर्मिस। ऑलराइट, सो इस तरह से पेशेंट का ब्रेन रीजन जो है, ब्रेन पार्ट जो है वो डेवलप्ड होता है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं ब्रेन रीजन की तो ये मोस्ट प्रोबेबली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, 3 भागों में विभक्त हो जाता है। सबसे पहला फोरब्रेन कहलाता है, ठीक। दूसरा मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क कहलाता है। एंड नंबर 3 तीसरा जो होता है ये कहलाता है हमारा हिंड ब्रेन, यानी कि हाइंड ब्रेन। सो इस तरह से पिजन में 3 टाइप्स, या हम बोल सकते हैं ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में विभाजित हो रहा है। ठीक है, नाउ जब हम बात करते हैं इसी रीजन की, नंबर 1 सबसे पहले होगा अग्र मस्तिष्क, यानी कि फोर ब्रेन। जब भी फोर ब्रेन की बात करते हैं, ये वाला जो रीजन है ये फोर ब्रेन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसमें क्या है, सबसे बड़ा सेरेब्रम पोर्शन प्रेजेंट है, यानी कि सेरेब्रम काफ़ी वेल डेवलप्ड है और लार्ज भी है। ठीक है, सर्कुलर शेप में प्रेजेंट है, वृत्ताकार इसका है। ठीक है, ये डिवाइडेड है एक फिशर के थ्रू
एक फिशर है जो इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, बीच में ये प्रेजेंट है, राइट। इसके जस्ट नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पीनियल बॉडी भी प्रेजेंट है, और पीनियल बॉडी का फंक्शन क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली ये जो बॉडी है एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे हम बोलते हैं मेलेटोनिन, जो कि हमारी स्लीप हार्मोन होता है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर की तरफ ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट है, यानी कि स्टार्टिंग जो है इसकी वो ऑल्फैक्टरी लोब से ही हो रही, राइट। जब हम सेरेब्रम की बात करते हैं, हमारे अंदर सेरेब्रम में क्या होती हैं, कुछ हम बोल सकते हैं धारियाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके सेरेब्रम में हमें कोई स्ट्रिएशंस देखने को नहीं मिलते, ठीक है। स्ट्रिएशंस नाम की कोई चीज़ यहाँ हमें विजिबल नहीं होगी, ना स्ट्रिएशंस होंगे, ना उसके अंदर कोई वेसल्स टाइप स्ट्रक्चर जो बाहर से विजिबल हो उस टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। नाउ जब पृष्ठ सतह की बात करेंगे, यानी कि डॉर्सल सरफेस की बात करेंगे, तो यहाँ पर डायनसिफिलॉन भी प्रेजेंट रहता है, और इसी रीजन में इनफंडिब्यूलम पार्ट भी प्रेजेंट है, यानी कि फोरब्रेन ही इनफंडिब्यूलम पार्ट को भी कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। पीनियल बॉडी तो है ही इस रीजन में, और फोरब्रेन हमारे सेरेब्रम तक एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। सेरेब्रम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेरेब्रम तक ये एक्सटेंड हो जाता है, और बीच में कई जगह पर ऑप्टिक कियाज्मा भी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट होता है, यानी कि कियाज्मा का मतलब क्या होगा कि दो ऑप्टिक लोब्स एक दूसरे के अपोजिट एक क्रॉस बना रही हैं, यानी कि एक ऑप्टिक लोब यहाँ से, एक ऑप्टिक लोब यहाँ से आ रही है, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, राइट। सो इस टाइप का कियाज्मा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ऑप्टिक लोब्स हैं और यहाँ पे ऊपर जाके ये कियाज्मा बनाएंगी, तो ऑप्टिक कियाज्मा रीजन जो है वो फोरब्रेन में प्रेजेंट होगा। देखेंगे हम कि किस तरह से कियाज्मा फॉर्म करते हैं, ठीक। नाउ मिड ब्रेन की बात करते हैं, तो मिड ब्रेन रीजन में हम बोलते हैं कि ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट हैं, राइट। ये दोनों जो लोब्स हैं ये ऑप्टिक लोब्स मिड ब्रेन रीजन में उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। इसी के साथ ये ऑप्टिक लोब्स ट्रांसवर्स कमिश्चर के द्वारा, संयोजन के द्वारा जुड़ी हुई हैं, इसलिए ट्रांसवर्स कमिश्चर ऑप्टिक लोब्स को आपस में यूनाइट कर देता है, जोड़ देता है। नाउ लास्ट पार्ट की बात करते हैं हाइंड ब्रेन की, तो हाइंड ब्रेन में मोस्ट प्रोबेबली पार्ट जो रहता है वो होता है सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम पोर्शन रहता है, वेल डेवलप्ड है सेरिब्रम पार्ट। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पर कुछ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर भी उपस्थित रहता है, जिसे हम फ्लोक्यूलस कहते हैं। फ्लोक्यूलस भी हमारा हाइंड ब्रेन में आता है, और ऊपर की तरफ वर्मिस पार्ट है, ये वर्मिस पार्ट भी हाइंड ब्रेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करता है। सो इस टाइप से हाइंड ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पे काफ़ी सारी जो होती हैं वेन्स वो कनेक्टेड रहते हैं। नाउ थर्डली हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन के जस्ट नीचे वाले पार्ट में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी परसिस्ट कर रहा है, यानी कि ये भी यहाँ पर उपस्थित है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और इसका मेन रीजन क्या होता है, ये कंट्रोल करता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको ये कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। किसी को एक्सेलरेट, किसी को इनहिबिट, यानी कि एक को तो संवेदन दे रहा है, एक को एक संवेदन ले जाने से रोक रहा है। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट। सो ऐसे हुआ इनका ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, 1 2 3 4 ब्रेन अग्र ब्रेन, सेकेंड मिड ब्रेन मध्य ब्रेन, और हाइंड ब्रेन इज पश्च ब्रेन। नाउ जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसमें, राइट, आंतरिक स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि सेरिब्रम प्रेजेंट है और सेरिबेलम प्रेजेंट है, ये दोनों बहुत वेल डेवलप्ड प्रेजेंट रहते हैं।
ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे वेंट्रिकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि निलय भी प्रेजेंट रहते हैं। और इनमें निलय, बर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो बर्ड्स में निलय वेंट्रिकल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। लेकिन जब हम पिजन की बात करते हैं तो ये एज सच इतना डेवलप्ड नहीं है, बस हाँ एक स्मॉल स्ट्रक्चर, एक छोटी संरचना के रूप में प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, राइट। नाउ जब हम इसी को रिवर्स में बनाते हैं स्ट्रक्चर को, तो हम देखते हैं ये हो गया सेरिब्रम पार्ट, राइट। ये हो गई ऊपर की तरफ ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। ये हो गया पीनियल बॉडी। अब यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इस तरह से यहाँ पर कियाज्मा फॉर्मेशन ऑब्जर्व होती है, ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमें कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके नीचे सेम वही स्ट्रक्चर्स विजिबल रहेंगे, ठीक है। इस तरह से रीजन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑप्टिक कियाज्मा जो है, जो कि क्रॉस बना रहा है, वो ऑलमोस्ट हमारे अग्र ब्रेन में, फोर ब्रेन रीजन में आ जाता है, इसलिए हम इसको फोर ब्रेन पार्ट में रखते हैं। नाउ ब्रेन के हिंड ब्रेन रीजन के बाद स्पाइनल कॉर्ड भी आती है, राइट। स्पाइनल कॉर्ड रीजन भी आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु, राइट। तो स्पाइनल कॉर्ड रीजन जो है वो भी नीचे की तरफ प्रेजेंट है, लेकिन इतना वेल डेवलप्ड नहीं है, नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। हमारे अंदर ये वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन इनमें इतना वेल डेवलप्ड नहीं रहता। नेक रीजन के आसपास प्रेजेंट रहता है और छोटा सा होता है, वेरी स्मॉल होता है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि ये रीजन बहुत छोटा, स्मॉल रीजन। जब स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में दो टाइप के मैटर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है वाइट मैटर। वाइट मैटर जो होता है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट रहता है और ग्रे मैटर अंदर की तरफ प्रेजेंट रहता है। तो आउटर साइड पे बाहर की तरफ वाइट मैटर उपस्थित है, ग्रे मैटर अंदर है। और ये ग्रे मैटर H आकृति को बनाता है। जो H अल्फ़ाबेट है हमारा ABCD का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंगली, तो जो H होता है ये ग्रे मैटर बनाता है, ठीक है। इस टाइप की आकृति को वो बनाता है। जैसे सपोज अगर हमने बात की, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, राइट। तो हमें कुछ इस टाइप की आकृति देखने को मिलेगी, तो हम बोलेंगे कि ये H आकृति को बना रहा है, राइट। सो इस टाइप से ब्लैक मैटर या ग्रे मैटर प्रेजेंट है। अब हमने ग्रे मैटर और वाइट मैटर किस बेसिस पर नेमिंग किया है इनको। वाइट मैटर का मतलब हुआ कि वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या अरेंज्ड हैं, नर्वस सिस्टम होता है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, राइट। तो एक्सॉन रीजन में हम बोलते हैं, एक्सॉन रीजन जहाँ पर एक साथ यूनाइटेड होगा वो रीजन तो कहलाएगा वाइट मैटर। और जहाँ पर ऊपर का पार्ट न्यूक्लियस और डेंड्राइट्स कनेक्टेड होंगे वो रीजन हमारा कहलाएगा ग्रे मैटर, क्योंकि यहाँ पे इनका एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। और ये वाइट कलर्ड होते हैं एक्सॉन रीजन, क्योंकि एक्सॉन रीजन में निसल बॉडीज होती हैं, निसल बॉडीज भी होती हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इस रीजन में मेड्यूलरी शीथ प्रेजेंट होती है, राइट। ये हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं कि मेड्यूलरी शीथ या मेड्यूला के थ्रू ये कवर्ड रहते हैं, राइट।
और कुछ में एब्सेंट भी होती है, तो मेड्यूलरी शीथ प्रेजेंट होती है, इसलिए ये जहाँ यूनाइटेड होंगे वो हो जाएगा वाइट मैटर, और जहाँ इनका यूनियन होगा, एक साथ कंबाइंड होके रहेंगे, वो हो जाएगा ग्रे मैटर रीजन। तो इस तरह से हमने बात की स्पाइनल कॉर्ड की कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर को कंस्टिट्यूट करती है, एच शेप में ग्रे मैटर प्रेजेंट रहता है। सेकेंड थिंग, जो ब्रेन पार्ट है, ब्रेन के अंदर एक तरल पदार्थ प्रेजेंट रहता है, फ्लूइड भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिसे हम सेरेब्रल फ्लूइड भी बोल सकते हैं। सेरेब्रम रीजन में अगर प्रेजेंट है तो सेरेब्रल फ्लूइड भी नेमिंग दे सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये जो इनफंडिब्यूलम ऑप्टिक कियाज्मेटा हम बोल रहे हैं कि प्रेजेंट है अग्र ब्रेन की तरफ, तो हम जब स्ट्रक्चर वाइज इसे ऑब्जर्व करते हैं तो सपोज ये सेरेब्रम है हमारा, है ना, तो यहीं पे ही इनफंडिब्यूलम ऑप्टिक कियाज्मेटा सब प्रेजेंट होंगे। तो इसी बेसिस पर हम बोलेंगे कि इस रीजन में ये कंस्टिट्यूट करते हैं अगर हम दूसरे सरफेस से इसे ऑब्जर्व करते हैं। तो इनफंडिब्यूलम भी यहीं पे ही इसी रीजन में प्रेजेंट रहता है। सो इस तरह से ब्रेन को ये डिवाइड कर देता है 3 पार्ट्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम की। इसका जो तंत्रिका तंत्र है उसकी बात करते हैं। इसमें 12 पेयर्स में तंत्रिकाएं उपस्थित रहेंगी, यानी कि 12 जोड़ी तंत्रिकाएं प्रेजेंट रहेंगी और वो डिफरेंट रीजन में जाएंगी, है ना, अलग अलग रीजन को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और अलग अलग रीजन में जाती हैं। नाउ देखते हैं नर्वस सिस्टम, राइट। डिफरेंट नर्व्स होंगी, मेनली 12 पेयर ऑफ नर्व्स प्रेजेंट रहती हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अपना सप्लाई देती है, राइट। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अपना सप्लाई देती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट करती है, राइट। अब हम बोल रहे 12 पेयर्स में है, यानी कि कोई भी सिंगल नर्व वहाँ पर इनमें से प्रेजेंट नहीं रहेगी और पेयरिंग करके एक साथ रहेंगी, राइट। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में हम ये भी देखेंगे कि जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें 11th और 12th वाली जो है वो नर्व प्रेजेंट ही नहीं रहती है, राइट, वो उपस्थित नहीं रहती। ऑलराइट, सो इस तरह से डिफरेंट नर्व्स जो होंगी वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी। तो इसे हम नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र भी कह सकते हैं, राइट। इसे हम नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र भी कह सकते हैं। नाउ नंबर 1 जो यहाँ प्रेजेंट रहती है उसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, राइट। एक बार नेमिंग लिख लेते हैं, फिर हम इजीली देख लेंगे कौन कहाँ सप्लाई करती है। सेकंड नंबर की जो यहाँ प्रेजेंट होती है उसे हम बोलेंगे ऑप्टिक लोब। थर्ड नंबर की जो प्रेजेंट होगी उसे हम बोलेंगे ऑक्यूलोमोटर। फोर्थ जो प्रेजेंट होगी उसे ट्रॉक्लियर। फिफ्थ जो प्रेजेंट होगी उसे ट्राइजेमिनल। सिक्स्थ जो प्रेजेंट होगी उसे अपचालक बोलते हैं, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं इफरेंट। सेवेंथ जो प्रेजेंट होगी उसे हम फेशियल बोलते हैं। एट्थ जो प्रेजेंट होगी उसे हम अकाउस्टिक बोलते हैं।
नाइन्थ जो प्रेजेंट होगी उसे हम ग्लॉसोफेरिंजियल बोलते हैं। राइट। 10th जो हमारी प्रेजेंट होगी नेक्स्ट, उसे हम बोलेंगे वेगस नर्व, या फिर इसको हम एक और नाम देते हैं स्यूडोगैस्ट्रिक। इलेवेंथ जो प्रेजेंट होगी इसे हम एक्सेसरी नर्व बोलते हैं, और 12th जो होगी उसे हम हाइपोग्लॉसल नर्व बोलते हैं। राइट। तो इस तरह से 12 नर्व्स प्रेजेंट हैं, और जिनमें से मोस्ट प्रोबेबली हम बात करते हैं ये दोनों छोटे ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रेजेंट रहेगी। जब हम ऑल्फैक्टरी लोब की बात करते हैं तो ऑल्फैक्टरी जो है ये ऑप्टिक लोब से तो नहीं निकलेगी, लेकिन ऑल्फैक्टरी लोब से ही ये निकलती। ऑल्फैक्टरी नर्व की बात करें, ऑल्फैक्टरी लोब से, पिंड से ही ये निकलती है। ऑल्फैक्टरी है यानी कि कहाँ जाएगी, नेजल पैसेज तक जाएगी। राइट। जो नासा छिद्र है और नासा छिद्र के बाद में जो नलिका प्रेजेंट है नेजल पैसेज, वहाँ तक ही जाएगी, और इसका मेन फंक्शन क्या होगा, स्मेल का, यानी कि ये सूंघने की क्षमता प्रदान करती है, इसलिए हमने इसको नेम दिया है ऑल्फैक्टरी। ठीक है, सबसे ऊपर की तरफ ब्रेन पे प्रेजेंट थी जिसे हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिक की, यानी कि ये ऑप्टिक लोब से निकलती है, कहाँ जाएगी, आईज तक जाएगी, रेटिना तक जाएगी। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन क्या होगा, देखने का काम होगा, यानी कि विजन प्रोवाइड कराएगी कि किस तरह से देख सकते हैं। थर्ड आती है ऑक्यूलोमोटर। राइट। ऑक्यूलोमोटर की जब हम बात करते हैं तो इसका भी आइरिस और आईज तक सप्लाई रहता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जब हम इस रीजन की बात करते हैं तो ऑक्यूलोमोटर नोज तक भी जाती है। राइट। और क्योंकि हमने बोला इसका नाम ही ऑक्यूलोमोटर है, ऑक्यूलोमोटर का मतलब हुआ अक्षी चालक, और अक्षी चालक मतलब ये कहाँ पर अपना पार्ट प्ले करेगी कि इसका जो आइज रीजन है उसी पे ही जो लेंस होता है, रेटिना होता है, आइरिस होता है, वहाँ पर अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और इन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। यानी कि अगेन इसका काम क्या है, मूवमेंट कराना आइज में। राइट। मूवमेंट करा रही है आइज के अंदर कि किस तरह से आइज मूव करेंगी, ब्लिंक करेंगी आइज। तो इसका काम है ऑक्यूलोमोटर का। मोटर का मतलब ये हुआ चालक, चला रही है किसी चीज को। ट्रॉक्लियर की बात करते हैं तो ट्रॉक्लियर भी अपना सप्लाई देती है आइज, आई गोलक जो होता है आँखों का, नेत्र गोलक जो होता है, वहाँ पे ही ये अपना सप्लाई देती है, कॉर्निया को देती है। ठीक है, और मूवमेंट कराती है नेत्र गोलक का, कॉर्निया का, आइज का। राइट। मूवमेंट भी किस तरह का, रोटेशन टाइप का। राइट। यानी कि रोटेशन करा रही है आइज में, गोल गोल वाला जो मूवमेंट होता है वो करा रही। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइजेमिनल की। ठीक है, क्योंकि इसका नेम है ट्राइजेमिनल, यानी कि ये 3 रीजन्स को अपना फंक्शन प्रोवाइड करा सकती है। ठीक है, ट्राइजेमिनल मतलब त्रिक बोलते हैं इसे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब ट्राइजेमिनल नेम है, 3 रीजन्स को कराएगी, तो इसी के साथ हम बोलते हैं फेस को, जो टीथ होते हैं उनको, जॉ को, जबड़े को, और माउथ को। ठीक है, इस तरह से ये अपना फंक्शन कराती है, इसे त्रिक बोलते हैं। ये मेड्यूला की सरफेस से ही निकलती है।
राइट। नाउ फंक्शन क्या होगा, फेस के लिए, टीथ के लिए मूवमेंट कराएगी, यानी कि ये माउथ तक जाती है, जॉ में जाती है, और हम बोल सकते हैं कि इसका मेन फंक्शन हो सकता है बाइटिंग का, चर्निंग का, कि जिस तरह से फूड चर्न किया जाता है, तोड़ा जाता है उसे छोटे छोटे बाइट्स में, वो काम इसका होगा। अब चालक की बात करते हैं, एफरेंट की बात करते हैं। इसका वर्क होता है रोटेशन कराना आइज़ में, यानी कि ये भी आइज़ को ही जाती है, मूवमेंट करा रही है रोटेशन वाला। फेशियल की बात करते हैं तो ये फेस की तरफ जाती है नर्व्स, ठीक है, फेस को, फेस मतलब नोज रीजन पे, चिन रीजन पे, चिक रीजन पे, आईज रीजन पे, पूरे फेस को सप्लाई कर रही है, इसलिए हमने इसको नेम दिया है फेशियल। अब इसका मेन फंक्शन क्या होगा, फेस के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना, राइट, ये फेस के एक्सप्रेशंस को शो करते। अकाउस्टिक है, या फिर हम इसे ऑडिटरी भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि ये जा रही है ईयर्स की तरफ, और ये क्या करेगी, सुनने में हेल्प करेगी, श्रवण क्षमता को बढ़ाएगी, यानी कि लिसनिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करती है, ठीक है। इसी के साथ ये स्पीच को भी कंट्रोल करेगी, स्पीच को भी अलाउ करती है। तो अकाउस्टिक और ऑडिटरी, यानी कि सुनने में तो काम आ ही रही है, प्लस स्पीच को यानी कि बोलने में भी काम आ रही। ग्लॉसोफेरेंजियल, ये प्रेजेंट होगी, फेरिंग्स रीजन को अपना सप्लाई देगी, ठीक है, जो ग्रसिका होती है उसको अपना सप्लाई देती है, और ये जहाँ पे हम बोल सकते हैं माउथ और ईसोफेगस कनेक्ट होते हैं जिस रीजन पे, वहाँ पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। मेन वर्क इसका क्या होगा, निगलन का, यानी कि स्वेलोइंग ऑफ फूड का, भोज्य पदार्थ को कैसे स्वेलो करना है, ये इसका मेन फंक्शन होगा, इसलिए हमने इसे बोला ग्लॉसोफेरेंजियल, यानी कि फेरिंग्स भाग में प्रेजेंट। नेक्स्ट, वेगस नर्व, इसे हम न्यूमोगैस्ट्रिक भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व के नाम से जानी जाती है। अब क्योंकि गैस्ट्रिक बोल रहे हैं, यानी कि ये स्टमक की तरफ भी अपना एरिया प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इसी के साथ फेरिंग्स रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन, यानी कि इसके बहुत सारे फंक्शंस है, और ये मेन नर्व है जिसे हम वेगस नर्व कह रहे हैं, ठीक है। इसके मेन फंक्शंस होंगे, डाइजेशन में हेल्प कर रही है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है, ठीक है, स्टमक रीजन पे जा रही है तो स्टमक की एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल कर रही है, जितनी भी क्रियाएं हैं जो स्टमक परफॉर्म करता है उन एक्टिविटीज़ को भी ये कंट्रोल करती है। और वेगस नर्व बहुत सारी जगह पर जाती है, ठीक है, लंग्स के नीचे की तरफ जाके रेस्पिरेशन को कंट्रोल भी करती है। न्यूमोगैस्ट्रिक। नेक्स्ट आती है हमारी SA, यानी कि स्पाइनल एक्सेसरी, ठीक है, स्पाइनल एक्सेसरी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती है और वहाँ की फंक्शंस को, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। सो फंक्शनल कंट्रोल ऑफ दिस रीजन। नाउ हाइपोग्लॉसल की बात करते हैं तो हाइपोग्लॉसल, हाइपो मीन्स नीचे की तरफ, ग्लॉसल मीन्स टंग पार्ट, यानी कि टंग रीजन, जिह्वा जो है उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट है, और उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट है तो वहाँ तक जाएगी, ठीक है, टंग में टेस्ट प्रोवाइड कराएगी, या फिर टंग के मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकती है, सलाइवरी सिक्रीशन को भी कंट्रोल कर सकती है कि सलाइवा सिक्रीशन किस तरह से माउथ में हो रहा है, क्योंकि ये नीचे प्रेजेंट किसके है, टंग पार्ट के नीचे की तरफ प्रेजेंट है। सो इस तरह से यहाँ पर हम नॉर्मली बोलेंगे कि 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स प्रेजेंट है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एफरेंट, फेशियल, अकाउस्टिक, ऑडिटरी, ग्लॉसोफैरिंजियल, वेगस, ऐसे स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल, ठीक है। एक चीज़ जो हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं वो यही है कि मोस्ट ऑफ द नर्व्स जो हैं उनका जो नेम है वो किस रीजन पर
अपनी सप्लाई दे रही हैं उस पे डिपेंडेंट है। एंड मोस्ट प्रोबेबली हम एक चीज़ ये भी देख रहे हैं यहाँ पर कि जिस रीजन को प्रोवाइड करें उसी के बेसिस पर इनकी नेमिंग होती है, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसे हम बोलते हैं बहुत सारे रीजन्स को जो प्रोवाइड कराती है वो वेगस नर्व है। इसको हम 10th नंबर से डिनोट करते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि ये जो नर्व्स नंबर हैं ये इस नंबर के अकॉर्डिंगली ही इन्हें नेमिंग किया गया है। इसका नंबर चेंज नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं लिखना कि वेगस नर्व फर्स्ट, नो, 10th नंबर की नर्व है मतलब वेगस नर्व है। जब भी हम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं इन चीज़ों को तो हम उसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सीधे 10th लिख देते हैं, हमें पता है 10th पे वेगस नर्व आगे कंटिन्यू करें। सो ये बात थी हमारी नर्वस सिस्टम और ब्रेन की कि एवीज में किस तरह से प्रेजेंट रहता है। Good morning all of you. I welcome you all on the MCIT digital platform. Right? प्रीवियस क्लास में हमने कोलम्बा लीवियस की डिफरेंट सिस्टम्स को स्टडी किया था, राइट, कि किस तरह से डिफरेंट सिस्टम्स उसमें प्रेजेंट हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली हमने उसके ब्रेन को स्टडी किया, राइट। लाइक ब्रेन उनका किस तरह से वर्क करता है, बहुत वेल डेवलप्ड होता है, फिशर्स होते हैं बीच में, पेनियल बॉडी प्रेजेंट है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स वहाँ पर हमने स्टडी किए थे। ना हम वैरेनस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। वैरेनस एक टाइप का हम बोल सकते हैं रेप्टाइल है, राइट। तो रेप्टाइल से बिलोंग करता है ये, ठीक है, पिजन एवीज से बिलोंग कर रहा था। नाउ सेकेंड थिंग कि रेप्टाइल्स में हम सारे सिस्टम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइक सबसे पहले इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, आउटर स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, राइट। क्लासिफिकेशन कैसा है, कैसा स्किन पैटर्न है वेरिनस के अंदर, लाइक स्किन कंपोजिशन इनका क्या क्या रहता है। नेक्स्ट इसके बाद जस्ट हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी ब्रेन, इसका स्केलेटन सिस्टम कैसा है, एंडोस्केलेटन है या एक्सोस्केलेटन है। मोस्टली ये ऑर्गेनिज्म एंडोस्केलेटन होता है, तो एंडोस्केलेटन अंदर वाला स्केलेटन सिस्टम हम पूरा स्टडी करते हैं वेरिनस में, राइट। दूसरी चीज़, वेरिनस के अलावा हम रेप्टाइल्स में यूरोमैस्टिक्स को भी ऑब्जर्व करते हैं, लाइक यूरोमैस्टिक्स इज देयर, सो हम इसको भी ऑब्जर्व करें। और इसी के साथ हम इनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम भी स्टडी करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्टडी करते हैं। लाइक इफ़ हम बोल रहे हैं कि ये रेप्टाइल्स हैं, यानी कि एक नॉर्मल सी चीज़ हम बोल रहे हैं कि हैं तो ये रेप्टाइल्स, दैट मीन्स ये क्रॉल करते हैं सरफेस पे, राइट। इनकी क्रॉलिंग रहती है सरफेस के ऊपर, राइट। सो वेरिनस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, यानी कि इसका वर्गीकरण जो होता है वो किस प्रकार से यहाँ पर होता है, राइट। सबसे पहली चीज़ हमने ये बोली कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। नंबर 1 हम बात करेंगे फाइलम की, तो ये फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करती है, राइट, यानी कि इसमें तीनों कैरेक्टर्स हैं, एक्सटर्नल गिल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हैं और न्यूरल कैनाल भी यहाँ पर उपस्थित रहती है। जब हम सब फाइलम की बात करते हैं तो सब फाइलम इसका है वर्टिब्रेटा, यानी कि वर्टिब्रेट है और वर्टिब्रल कॉलम भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन की, और डिवीजन है इसका नेथोस्टोमेटा, यानी कि जो इनका माउथ है वो अटैच्ड रहता है विद जॉज, राइट। नेथोस्टोमेटा का मीन्स है कि जॉज भी यहाँ पर प्रेजेंट है और इनका माउथ अटैच्ड है हेड रीजन से, राइट। सो डिवीजन आता है नेथोस्टोमेटा। डिवीजन के बाद बात करेंगे क्लास की, तो ये क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करता है, यानी कि रेप्टाइल्स की कैटेगरी में ये प्रेजेंट रहता है। सो क्लास हो गई रेप्टाइल। क्लास के बाद ऑर्डर की बात करते हैं
या पहले बात कर लेते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर है इसका स्क्वेमेटा, ठीक है। मोस्टली लिजार्ड्स जो हैं वो स्क्वेमेटा ऑर्डर से आती हैं, यानी कि हम नॉर्मली बोल रहे हैं कि ये भी एक टाइप की लिजार्ड ही है, लिजार्ड जैसा ही स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट रहता है। ऑर्डर के बाद हम बात करते हैं फैमिली की, तो फैमिली इसकी है वेरिनिडी, राइट। फैमिली के बाद हम बात करते हैं जीनस की, तो जीनस इसका है वेरेनस। एंड लास्टली हम बात करते हैं स्पीशीज की, तो स्पीशीज इसकी है बेंगलेंसिस, राइट। जीनस स्पीशीज को हमेशा हम अंडरलाइन करेंगे। फैमिली वेरिनिडी से बिलोंग कर रहा है, ऑर्डर स्क्वेमेटा है, दैट मीन्स ये कैटेगरी किसकी है, मोस्ट प्रोबेबली हम बोलते हैं ये लिजार्ड की कैटेगरी को बिलोंग करती है, राइट। नाउ क्लासिफिकेशन के बाद हम आते हैं इसकी हैबिट और हैबिटेट पर। वेरिनस की ही बात कर रहे हैं, तो इसकी हैबिट और हैबिटेट को ऑब्जर्व करते हैं। जब हम हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं तो वहाँ हम बात करते हैं उसका बिहेवियर कैसा है, यानी कि वो कैसे सरवाइव कर रही है इन डिफरेंट कंडीशंस में। और दूसरी बात करते हैं हम वहाँ पर कि वो रहती कहाँ है, यानी कि हैबिटेट उसका आवास स्थान कहाँ पर है। नॉर्मली पहले बात करेंगे हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट की बात करते हैं तो ये मोस्टली उभयचर एम्फीबियन की तरह है, वाटर में भी रह सकती है और लैंड पर भी सरवाइव कर सकती है, यानी कि दोनों जगह पर इसकी सर्वाइवेंस देखी जा सकती है। कई ट्रीज़ पर भी ये चढ़ जाती है, ट्रीज़ पे भी सर्वाइव कर जाती है, ठीक है। तो ये इसका हैबिटेट हो गया कि ये मोस्टली वाटर लैंड दोनों पे सर्वाइव कर रही है। लिजर्ड है तो लैंड पे भी इजीली सर्वाइव कर सकती है। वहीं इसकी हैबिट की, इसकी बिहेवियर की जब हम बात करते हैं, यानी कि ये कैसा बिहेवियर शो करती है, इसकी जब हम बात करते हैं तो बिहेवियर में हम नॉर्मली सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें हंटिंग की एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी देखी जाती है, राइट। यानी कि ये शिकार बहुत अच्छे से करती है और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की हंटिंग ये कर सकती है, यानी कि सर्वाइवल जो है इसका, ये जैसे सर्वाइव कर रही है, जैसे जीवित रह रही है, वो सर्वाइवल नॉर्मली हम बात करते हैं तो ये सर्वाइवल किस बेसिस पर है, हंटिंग के बेसिस पर है। और हंटिंग की बात कर रहे हैं तो ये किस किस को हंट कर सकती है, माइस को, ठीक है, मॉलस्क को, ठीक है, डिफरेंट हम बोल सकते हैं स्मॉल एनिमल्स को, राइट। फ्रॉग है, स्नेक्स हैं, इन सबको ये हंट कर सकती है, राइट। कुछ इवन बर्ड्स को भी ये हंट कर सकती है। तो हंटिंग के लिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हंट करती है, शिकारी है, बहुत हम बोल सकते हैं एक हंटर की तरह है, ठीक है, एक हंटर की तरह प्रेजेंट है। नाउ दूसरी चीज, हम इसे जाइंट मॉन्स्टर भी कहते हैं, राइट, जाइंट मॉन्स्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं देखेंगे। इसी के अलावा ये क्रोकोडाइल्स तक को हंट कर सकती है, राइट। सर्वाइवल के लिए ये क्रोकोडाइल्स को भी इजीली हंट कर सकती हैं, उनको भी खा सकती हैं। और क्रोकोडाइल्स को खाने के लिए क्या करती हैं, वो उन्हें उठा उठा के पटकती हैं, यानी कि अपने जॉज में पकड़ेंगी और उन्हें पटकेंगी। यानी कि नॉर्मली हम बोलेंगे क्रोकोडाइल्स की हंटिंग कैसे होती है, उन्हें बीट किया जाता है किसके साथ, जमीन के साथ,
यानी कि लैंड के साथ बीट किया जाता है, उन्हें उठा उठा के पटका जाता है और एज अ रिजल्ट क्रोकोडाइल को भी वो खा सकती है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं जो लार्ज एनिमल्स हैं, है ना, जैसे कि जो बहुत हाइटेड एनिमल्स हैं, कैमल्स हैं, हॉर्सेस हैं, इन पे भी ये हंट करने की कैपेसिटी रखती है। और कैसे हंट करेगी, यानी कि ये जंप कर सकती है, इसके पास कैपेसिटी है जंप करने की, कि ये काफ़ी फीट्स तक जंप कर सकती है और इतने डिस्टेंस तक जंप करने के कारण ये डायरेक्टली इनके ऊपर फीड कर सकती है। अब इनके ऊपर फीड कहाँ से करेगी, इनके स्टमक्स के थ्रू। इनका जो स्टमक होगा उस पर बाइटिंग करेंगी और एज अ रिजल्ट इस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो लार्ज एनिमल्स और ग्रेट हंटर हम बोल सकते हैं। इसे हमने नाम दिया है जायंट मॉन्स्टर। जायंट का मतलब हुआ कि बहुत लार्ज है, साइज में बहुत बड़ी है, और मॉन्स्टर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स को भी खाने की क्षमता रख रही है, इसलिए हमने इसे जायंट मॉन्स्टर नेम दिया। सेकेंड थिंग, जब हम बात करते हैं तो ये अब एंडेंजर्ड लिस्ट में आ चुकी है, राइट, ये एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर एंटर कर चुकी है, यानी कि अब इस स्पीशीज़ की जो नंबर है वो काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि इसे बहुत लोगों ने हंट किया, क्योंकि ये बहुत को नुकसान पहुंचा रही थी, तो इसे बहुत लोगों ने हंट भी किया, यूज़ भी किया, तो एज अ रिजल्ट वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट में एंटर कर गए, राइट। है इसका नेम जायंट मॉन्स्टर, मॉन्स्टर की तरह प्रेजेंट होती है, और कुछ जगह पे इसे कोबरा के नेम से भी जाना जाता है। दैट मीन्स ये कुछ हद तक हम बोल रहे हैं कैसी है, हार्मफुल भी हो सकती है, पॉइजन सिक्रीशन भी कर सकती है, पॉइजन जहरीली भी हो सकती है और पॉइजन को भी सिक्रीट कर सकती है। अब हम बोल रहे हैं हंटिंग के लिए इसमें कैपेसिटी है, यानी कि इसकी जो जॉज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, इसकी जॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसकी जो पकड़ है, पकड़ने की जो क्षमता है, होल्डिंग पावर है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ग्रेटर है। तो होल्डिंग पावर भी ग्रेटर है, पकड़ने की क्षमता ग्रेटर है, इसलिए वो इजीली किसी भी ऑर्गेनिज्म का शिकार कर सकती है। जॉज स्ट्रॉन्ग है, आईज वेल डेवलप्ड हैं, इजीली देख सकती है ऑर्गेनिज्म को, तो विजन कैपेसिटी भी हम बोलेंगे वेल डेवलप्ड प्रेजेंट। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, विजन की बात कर ली हमने। नाउ हम बात करते हैं इसकी साउंड की। तो ये एक साउंड प्रोड्यूस करती है जिसे हम बोलते हैं हिसिंग। हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करती है जो स्नेक्स की तरह होती है साउंड, ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। जब क्रोकोडाइल्स को भी किल करती है बार बार उठा उठा के, इफ़ वो बीट कर रही है तो वहाँ पे भी एक साउंड वो प्रोड्यूस करती है, उसी को हम हिसिंग साउंड कहते हैं। और नॉर्मली भी इसकी साउंड जो होती है वो हिसिंग साउंड की तरह होती, ठीक है। सेकेंडली इसके रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मेल्स और फीमेल्स डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। मेल्स और फीमेल्स जो हैं वो काफ़ी अलग अलग होंगे, उन दोनों में अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे। मेल्स के अंदर यूरोमैस्टिक की तरह ही हेमीपेनिस प्रेजेंट होती है, यानी कि अर्ध, हेमी मतलब अर्ध, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होता है। वहीं फीमेल्स की जो यूटेरस है, विजाइना है, वो कहाँ खुलती है, यूरोडियम में। यूरोडियम क्या है, एक तरह से ओपनिंग है जहाँ पे फीमेल्स का पोर्शन ओपन हो रहा है, राइट, तो यूरोडियम यहाँ पर ओपन होती, ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स को तो खा ही रहे हैं, इसी के साथ इनका फूड एग भी होता है, ठीक है। एग, हेन्स के जो एग होते हैं उन पे भी ये ईजिली फीड करते हैं, इनको एज अ भोजन, एज अ फूड लेते हैं, और क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एग को अंदर ले जाते हैं, एंगल्फ करते हैं, और अंदर जाके ये ब्रेक होके उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
सेम चीज़ यहाँ पर हुई। अब क्योंकि जॉज उनके स्ट्रॉन्ग हैं तो हम बोल रहे हैं उनके टीथ्स भी स्ट्रॉन्ग ही होंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ वाले हैं, इजीली उसे पकड़ सकते। ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये काफ़ी फास्ट रनर्स हैं, ठीक है। इनकी बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बलिष्ठ जिसे हम बोलते हैं, बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है और रनिंग भी ये काफ़ी फास्टली करते हैं। दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ नहीं रह सकते क्योंकि उनको ये इजीली ईट भी कर लेते हैं, ठीक है, इजीली एज अ भोजन, एज अ फूड उन्हें ले लेते हैं। नाउ बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, यानी कि बाह्य लक्षण इनके कैसे हैं। कैसे दिखते हैं बाहर से और कैसे स्ट्रक्चर्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं। रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल है, दैट जस्ट मीन्स कि क्रॉलिंग वाली जो कैपेसिटी है इनमें बहुत अच्छे से प्रेजेंट रहती है, इजीली ये क्रॉल भी कर सकते हैं, राइट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे कि कैसा डायग्राम है इनका, और फिर उसके बेसिस पर हम इनकी शेप एंड साइज की बात कर लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैसी ऑब्जर्व होती हैं, लिजार्ड की तरह। हमें यही लगेगा कि ये लिजार्ड है, या कुछ कुछ बोल सकते हैं स्नेक की तरह भी इसकी प्रेजेंस दिखती है, ठीक है। ये इसकी टेल पार्ट हो गया। ऑल राइट, ये हो गया टेल रीजन, ठीक है। यहां पे इसके लेग्स होंगे, दोनों साइड में लेग्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट है। तो इस भाग को हम बोलेंगे हेड रीजन, इस पार्ट को हम बोलेंगे ट्रंक रीजन, इस पार्ट को टेल रीजन। ये इनके लेग्स हो गए, ये भी लेग्स हो गए, हिंड लिम्स, हाइंड लिम्स हो गए, ये इनकी आईज हो गई, ये इनकी टंग हो गई, राइट। सो इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सबसे पहले बात करेंगे कलर की, कैसा कलर इनका प्रेजेंट होता है। मोस्ट प्रोबेबली हम बोलेंगे ब्राउन या येलो कलर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। बाहर से एक्सटर्नली देख रहे हैं हम बाहर से तो येलो कलर्ड या फिर भूरे रंग के ये उपस्थित होंगे, और इनके बाहर की तरफ कुछ स्केल्स जैसे स्ट्रक्चर्स भी, स्केल्स जैसी संरचनाएं भी प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। पूरी बॉडी पर इस टाइप के स्ट्रक्चर्स इनको कवर करेंगे, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं ये स्केल्स, राइट। तो कुछ प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल रहे। तो इस टाइप से इनका बॉडी कलर विजिबल होता है। नाउ नीचे की तरफ जो होगा वेंट्रल सरफेस, वहां पे लाइट कलर्ड होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं शेप एंड साइज की।
ठीक है, तो शेप एंड साइज जो है इन ऑर्गेनिजम्स का वो कैसा है? मोस्टली इन ऑर्गेनिजम्स का शेप एंड साइज स्नेक की तरह है या लिजार्ड की तरह है। ठीक है, हम बोल सकते हैं किसी छिपकली की तरह ये दिखते हैं और रहते पेड़ों पर भी हैं। ठीक है, जब शेप की बात करते हैं तो लिजार्ड लाइक या स्नेक लाइक शेप बोला है हमने। ठीक है, सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं, बॉडी सिलेंड्रिकल टाइप प्रेजेंट है, राइट। एंड जब साइज की बात करते हैं तो 1 से 1.5 मीटर तक इनकी साइज हो सकती है, राइट। तो ये साइज डिपेंड करती है कि किस रेंज में है, बट हम नॉर्मली अगर बात करें नॉर्मल स्पीशीज़ की तो 1 से 1.5 मीटर तक की साइज हो सकती है। कई ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ इनसे छोटे भी हो सकते हैं। थर्डली हम इनकी बात करते हैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इन्हें हम डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, राइट। इनका डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट प्रोबेबली हम बोलते हैं वाटर बॉडीज़ की तरफ होता है। जहाँ पर वाटर बॉडीज़ ज़्यादा प्रेजेंट होंगी वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, राइट। तो इस तरह से फोर्थली हम बात करेंगे इनकी डिफरेंट स्पीशीज़ की, तो हम बोलते हैं इन जनरल इनकी 30 स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं, राइट। 30 स्पीशीज़ इन जनरल प्रेजेंट होती हैं। वहीं डिफरेंट स्पीशीज़ की अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पर तो हम देखेंगे कि अलग अलग स्पीशीज़ अलग अलग एरिया में प्रेजेंट रहेगी और उनको हम डिफरेंट नेम्स से जान सकते हैं, राइट। तो देखते हैं स्पीशीज़ को, 13 स्पीशीज़ है लेकिन कुछ स्पीशीज़ को ही हम देखेंगे, जिसमें नंबर 1 है वेरिनस बेंगलेंसिस नाम है। ये इंडियन स्पीशीज़ है, इंडियन जहाँ जो इंडिया के काफ़ी जगह पर एरियाज़ पर प्रेजेंट रहती है। नाम है बेंगलेंसिस, ऑलमोस्ट बंगाल की साइड में ये प्रेजेंट रहेगी और भी एरियाज़ में इंडिया के एरियाज़ को कवर करती है। सो इंडिया के डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट है। 1 से 1.5 मीटर तक की इनकी साइज हो सकती है, राइट। सेकेंड स्पीशीज़ की बात करते हैं वेरिनस ग्रेसिस की, ठीक है। ये वेरिनस ग्रेसिस स्पीशीज जो है ये पंजाब के एरियाज में, इनके आसपास इस एरियाज में प्रेजेंट रहती है। इसका सेकंड नेम हम बोलते हैं बिस्कोबरा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, इसको हम मॉनिटर लिजार्ड भी बोलते हैं, मॉनिटर लिजार्ड, ठीक है। इनके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, तो इन्हें हम मॉनिटर लिजार्ड, क्योंकि ये मॉनिटर कर रही है काफ़ी चीज़ों को। सो इस ग्रीसेस स्पीशीज़ को हम डेजर्ट मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। मॉनिटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि काफ़ी छोटी स्पीशीज़ को ख़त्म कर रही है और चीज़ों को, फूड चेन को मेंटेन करके चल रही है, मॉनिटर करके चल रही है, तो इसलिए डेजर्ट मॉनिटर है। वी ग्रीसेस पंजाब वाले एरियाज़ में प्रेजेंट रहती है। थर्ड की हम बात करें वेरिनस फ्लेविसेंस, राइट। इसे हम येलो मॉनिटर बोलेंगे, पीली रंग की होती है मोस्टली और येलो मॉनिटर के नाम से फेमस है। वी फ्लेविसेंस भी उड़ीसा साइड में इन सारे एरियाज में प्रेजेंट रहेगी। और लास्ट हमारी आती है फोर्थ, वी सैल्वेटर, जिसे हम वाटर मॉनिटर कहते हैं। इसको हम वाटर मॉनिटर के नाम से जानते हैं। ये भी ग्रीन एरियाज़ में मोस्टली प्रेजेंट रहेगी और वाटर में अपना मोस्ट ऑफ द सर्वाइवल प्रोसीड करती है, ठीक है। इसी के अलावा एक और स्पीशीज़ है हमारी वेरिनस की, जिसे हम जैकोवेंस बोलते हैं।
जैकोविन्स के नाम से बोलते हैं। और ये स्पीशीज़ इंडिया की नहीं होगी, इंडोनेशियन स्पीशीज़ है, काफ़ी लार्ज स्पीशीज़ है और 2 से 2.5 मीटर तक लार्ज हो सकती है, यानी कि स्पीशीज़ की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। और इंडोनेशियन स्पीशीज़ है, जैकोविन्स करके स्पीशीज़ का नेम है। तो इस तरह से हम डिफरेंट स्पीशीज़ को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जो ग्रीसिस स्पीशीज़ है ये काफ़ी छोटी होती है, इसके जब हम देखते हैं कुछ सेंटीमीटर्स में प्रेजेंट रहती है, लाइक हम बोल सकते हैं 7 to 8 सेंटीमीटर्स में ये प्रेजेंट रहेगी, काफ़ी छोटी स्पीशीज़ ये होती है, राइट। डेजर्ट मॉनिटर। नाउ नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इसकी डिवीजन ऑफ बॉडी की, इसकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड है डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट पार्ट्स में, ऑलराइट। सो उसे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ बॉडी, कि शरीर का किस प्रकार से डिवीजन हो रहा है। मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी ये, ठीक है, हेड रीजन, ट्रंक रीजन और टेल रीजन। ये 3 पार्ट्स मेनली ये कंसिस्ट करती है। देख लेते हैं डिवीजन ऑफ बॉडी को। थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सबसे पहले आता है हेड रीजन। इनके हेड पर स्केल्स कम प्रेजेंट होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन हेड रीजन में आईज हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड प्रेजेंट हैं। आईज के साथ नॉस्ट्रल्स हैं, राइट, जो सूंघने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसी के साथ माउथ है जिसमें ग्रिपिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्रिप कर सकता है, इजीली किसी चीज़ को पकड़ सकता है, ठीक है। माउथ के अंदर जॉज हैं, राइट, जॉज में टीथ हैं, टीथ के ही पास टंग है, इस टाइप की चीज़ें प्रेजेंट। जब हम टीथ की बात करते हैं तो इनके टीथ हेट्रोडोंटस टाइप के होते हैं, राइट, और डेवलप्ड हैं। टंग की बात करते हैं, टंग स्नेक्स की तरह ही बाइफिड होती है, या हम बोल सकते हैं बाइफरकेटेड है, स्नेक्स की तरह बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। तो इस तरह से हेड रीजन कंपोज होता है। अब हेड रीजन जो है एक नेक से कनेक्टेड रहेगा, और ये जो नेक रीजन है ये काफ़ी मूवेबल है, यानी कि आसानी से ये मूव कर जाता है, ठीक है। जितना भी जिससे मूव करना हो, घुमावदार है, लचीली है, तो इजीली मूव कर देती है। वहीं सेकंड पार्ट, नेक पार्ट जिसे कनेक्ट करता है, वो आता है ट्रंक रीजन। और ट्रंक रीजन में लेग्स प्रेजेंट होते हैं प्लस स्केल्स तो प्रेजेंट हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ट्रंक रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स प्रेजेंट हैं, इसी के साथ लेग्स, या हम बोल सकते हैं लिम्स जो होते हैं, हिंड लिम्स एंड फोर लिम्स, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। लिम्स में हम देखते हैं कि आगे की तरफ भी है और पीछे की तरफ भी है। तो लिम्स में पैड्स प्रेजेंट रहते हैं, पैड नुमा आकृति स्ट्रक्चर इनका होता है, पैड्स प्रेजेंट है। पैड्स के साथ क्लॉज भी प्रेजेंट हैं इनके लिम्स में, राइट, क्लॉ जाके किसी को भी इजीली होल्ड कर सके, तो इनके क्लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, पैड्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इजीली किसी को भी यूनाइट कर लेते हैं। और नेल्स, नखन जिसे कहते हैं, वो नखन नेल्स भी प्रेजेंट, राइट। ये बात हुई ट्रंक रीजन की। और लास्टली हम बात करते हैं टेल रीजन की। काफ़ी इलोंगेटेड है, घुमावदार है, मूवेबल है, ठीक है, ईजिली मूव कर जाती है, स्नेक की तरह ही है, इसलिए इसे बिस कोबरा भी नेम दिया गया, ठीक है। पॉइजनस भी ये हो सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द मूवमेंट जो है वो इसकी टेल भी हेल्प करती है मूवमेंट में। लेग्स तो है ही मूवमेंट के लिए, टेल भी मूवमेंट को हेल्प करेगी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें हमने पढ़ा डिफरेंट हैं, मेल्स अलग हैं, फीमेल्स अलग हैं, और अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स भी इनके अंदर
प्रेजेंट रहेंगे। ऑलराइट, नाउ थर्ड कंडीशन जो हम देखते हैं, डिवीजन ऑफ बॉडी हमने स्टडी कर लिया, राइट। इसके बाद हम इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे आते हैं। इन जनरल नेचर में इनकी क्या इम्पोर्टेंस रहती है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। पहली बात करते हैं हम कि ये फूड चेन को मेंटेन करते हैं और मॉनिटर करते हैं, ठीक है। ये इनकी मेन इम्पोर्टेंस है कि मॉनिटर कर रहे हैं, पर कई बार बहुत सारी स्पीशीज़ को भी ये ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक फूड चेन को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं और स्पीशीज़ एज अ फूड डिराइव करते हैं, स्पीशीज़ को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, यानी कि डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। नाउ थर्डली हम बात करते हैं, क्योंकि ये हैंस के एग्स को भी खा जाते हैं तो ये इन पर भी फीड कर जाते हैं, उनके एग्स को ख़त्म कर सकते हैं। फोर्थली हम बोलते हैं जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे ये फीड करते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट क्या करते हैं, ये एग्रीकल्चरल लैंड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड्स होंगे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स एग्रीकल्चर या वेजिटेशन को ख़राब कर सकता है तो उनको फीड करके एग्रीकल्चर में यूज़ लिए जा सकते हैं। फिफ्थ हम बोलेंगे काफ़ी जाइंट लिजार्ड्स हैं, ठीक है, और लार्ज ऑर्गेनिजम्स पे भी इजीली फीड कर सकते हैं। सिक्स्थ, इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये भी है कि इनकी जो स्केल्स हैं उनका यूज़ डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है और इनके स्केल्स को यूज़ किया जाता है, इसलिए इनके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था कि इनकी किलिंग नहीं होगी, इनके स्केल्स का यूज़ नहीं होगा, इनकी स्किन जो है उसका यूज़ नहीं होगा किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए ये हेल्पफुल हुए, राइट। सेवेंथ, क्योंकि इनकी पकड़ने की क्षमता बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इजीली होल्ड कर लेते हैं चीज़ों को, तो ग्रिपिंग पावर स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनको सोल्जर्स के द्वारा यूज़ किया जाता था। हम बोलते शिवाजी वगैरह के टाइम पे, ठीक है, सोल्जर्स इन्हें यूज़ करते थे। कैसे यूज़ करते थे कि इनसे रस्सी बांध देते थे बिल्कुल तिरछी, राइट, और उस रस्सी के थ्रू वो किलों पर चढ़ जाते थे आसानी से, तो इन्हें इस तरह से यूज़ किया जाता था वॉर्स को जीतने के लिए भी। तो वॉर जो होती थी, जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी, उनको जीतने के लिए यूज़ किया जाता था। इवन कुछ थीव्स वगैरह जो होते हैं, चोर जो होते हैं, वो भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। कैसे? इनकी जो नेक रीजन है, राइट, इनकी नेक रीजन में रस्सी डाल के उन्हें ऊपर की तरफ जहाँ पे भी अटैच करवाना है वहाँ, सॉरी चीफ नहीं, थीफ, ठीक है, जहाँ पे भी इन्हें अटैच करवाना होता है उन्हें फेंकते हैं, वो आराम से वॉल पे क्लिंग हो जाते हैं, वॉल को पकड़ लेते हैं, ठीक है, ग्रिपिंग पावर स्ट्रांग होने के कारण, और फिर वो इजीली उस रस्सी पर चढ़ सकते हैं, ठीक है। उन्हें कोई डर नहीं है गिरने का, बिकॉज उनकी ग्रिपिंग पावर स्ट्रांग है, वो वॉल पर क्लिंग कर जाएंगे, ठीक है, अटैच हो जाएंगे, और उसके बेसिस पर वो डिफरेंट एरियाज़ में जा सकते हैं, जो इवन लॉन्ग एरियाज़ होते हैं, बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं, उन तक भी उनका ट्रैवल इजीली हो सकता है, राइट। तो ये इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं हम। ऑलराइट, जब हम यूरोमैस्टिक्स की बात करते हैं तो यूरोमैस्टिक्स भी वैरेनस की तरह ही एक स्पीशीज़ है, रेप्टिलिया की स्पीशीज़ है। जब नॉर्मली हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो क्लासिफिकेशन में हम ऑब्जर्व करते हैं इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो किसकी तरह है, वैरेनस की तरह। जैसे अगर हम फाइलम की बात करते हैं तो इसका फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, यानी कि कॉर्डेट के 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए।
सब फाइलम की बात करते हैं तो इसका सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। जब हम इसके डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन इसका है नेथोस्टोमेटा। जब हम इसके क्लास की बात करते हैं तो क्लास है इसकी रेप्टिलिया। जब हम इसके ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर है इसका स्क्वेमेटा, राइट। जब हम इसके सब डिवीजन की बात करते हैं तो वो आता है डायप्सिडा। जब हम इसके सब ऑर्डर की बात करते हैं तो सब ऑर्डर आता है लिसर्टीलिया। जब हम इसकी फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली इसकी यहाँ पर चेंज हो जाती है, उसमें वेरिनिडी थी, यहाँ पर एगेमिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है, राइट। एंड जीनस इसका है यूरोमेस्टिक्स एंड स्पीशीज इसकी है हक्सबर्गाई, राइट। क्लासिफिकेशन के बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ऑलराइट, जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पर बाह्य संरचना की बात हो रही है, इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है वैरेनस से, राइट। वैरेनस का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में एक बार डायग्राम देख लेते हैं। कि किस तरह का डायग्राम इनमें प्रेजेंट होता है, उससे हमें काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल जाती। होते ये भी लिजार्ड की तरह ही हैं, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इनकी जो टेल होती है वो काफ़ी कांटेदार और उसमें स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। स्केली होती है। बाकी स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट हमें सेम ही दिखेंगे, राइट। बस इनकी टेल स्केली हमें ऑब्जर्व होगी। ये इनका हाइंड लिम्ब है, सॉरी फोर लिम्ब है, ये इनका हाइंड लिम्ब यहाँ पर प्रेजेंट होगा और इस तरह से ही डेवलप्ड होगा, राइट। यहाँ पर नॉस्ट्रल्स हैं, माउथ है, आईज हैं, ठीक है। यहाँ पर एक टिम्पेनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ऑलराइट। ये इनका ट्रंक है, ये इनका टेल रीजन है, राइट। सो इस तरह से बॉडी को जब भी हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में, 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। यानी कि फर्स्ट पार्ट है हेड रीजन। जब हेड रीजन की बात करते हैं, सिर रीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हेड रीजन में ही इनके पास आईज प्रेजेंट होती हैं, राइट। और इनकी आईज में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यानी कि इनमें 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी। 2 मेम्ब्रेन्स तो
आईलिड्स की तरह होंगी जो आईज को बंद कर लेंगी। एंड थर्ड मेम्ब्रेन निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है जो कि पूरी तरह से बाद में थर्ड मेम्ब्रेन की तरह वर्क करके कवर कर लेती हैं इनकी आईज को। सो हेड रीजन में आईज प्रेजेंट है, इसी के साथ एक्सटर्नल लेयर्स या नॉस्ट्रल्स भी प्रेजेंट होंगे। राइट, एक्सटर्नल लेयर्स या फिर नॉस्ट्रल्स जिनके थ्रू वो इजीली एयर को ब्रीथ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्हीं के जस्ट नीचे टिम्पैनम मेम्ब्रेन भी एक प्रेजेंट रहती है जिसका मोस्ट प्रोबेबली एज सच कोई वर्क प्रेजेंट नहीं, बट ये मेम्ब्रेन यहाँ पर लोकेटेड है। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हेड रीजन में ही माउथ प्रेजेंट है जो कि काफ़ी वेल डेवलप्ड है, और माउथ जो है वो लिप्स को कवर करता है, यानी कि टू लिप्स भी लिप्स लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप। जो अपर लिप होगा वो पॉइंटेड होगा, तिकोना होगा, और जो लोअर लिप होगा यानी कि जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है वो लिप कैसा होगा, सर्क्यूलर होगा, गोलाकार होगा, और पॉइंटेड लिप लोअर लिप को पूरी तरह से कवर कर रहा है यहाँ पर। राइट, तो इस तरह से लिप्स लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ प्रेजेंट हैं, प्लस यहाँ पर कुछ स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट रहेंगे। तो ये हमारी बात थी हेड रीजन की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रंक रीजन की। राइट, ट्रंक रीजन में भी बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केली बॉडी है, एकदम बेलन आकार है, बॉडी सिलेंड्रिकल है और इस तरह से प्रेजेंट रहेगी। इसी में ही अगेन हम बात करते हैं टू टाइप के लेग्स प्रेजेंट होंगे, और इन लेग्स में 5 फिंगर्स हैं, 5 टोज हैं जो प्रेजेंट हैं, और इन्हीं में क्लॉज भी प्रेजेंट हैं, यानी कि पकड़ने के लिए इनमें काफ़ी अच्छा वर्क है, फंक्शन है। ठीक है, लास्ट पार्ट की बात करते हैं टेल रीजन की। तो टेल मूवमेंट के तो काम आती ही है, ठीक है, मूवमेंट करती है तो ये काम आती है। इसी के साथ इसमें स्केल्स प्रेजेंट हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है वेरेनस से, और ये स्केल्स क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। राइट, सो इस टाइप से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स या हम बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ बॉडी कंटिन्यू करता है। राइट, 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड है। हेड और ट्रंक रीजन के बीच में एक नेक रीजन भी प्रेजेंट होता है जो कि हम बोल सकते हैं लचीली है, काफ़ी छोटी सी है, स्मॉल रीजन है, लचीली है और कनेक्ट करती है, और इसी के कारण ये जो है यूरोमैस्टिक्स हमारा, ये नॉर्मली मूवमेंट को कर सकता है। राइट, अब हम जब जनरली स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में सांडा भी कहते हैं। राइट, सांडा भी कहते हैं। इसकी जो टंग है वो इतनी बाइफर्केटेड नहीं है। जनरल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। इसे क्यों जनरली एक्सेप्ट किया गया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, इस पे भी हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। क्योंकि ये इजीली अवेलेबल था, ठीक है, इजी अवेलेबिलिटी थी इसकी, इसलिए भी इसे एक्सेप्ट किया गया, और इसे बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस में एज अ लैब में स्पेसिमेन की तरह भी यूज़ किया गया, क्योंकि इसको स्टडी करना थोड़ा सा इजी था। सांडा और डेजर्ट लिजार्ड के नाम से भी ये जानी जाती है, यानी कि रेगिस्तानी छिपकली को इसे हम कह सकते हैं। ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में हमने नॉर्मली ये चीज़ बोली, और इसका भी इंडेंजर्ड लिस्ट में नेम आने लग गया था, इसलिए इसकी किलिंग जो है वो स्टॉप की गई, और इसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन के अंडर कि प्रोटेक्ट कर सके हम किसी तरह से, उस वे में रखा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम इसकी शेप की बात करते हैं या साइज़ की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इनमें जो शेप और साइज़ है वो बेलन आकार है,
सिलेंड्रिकल शेप में ये प्रेजेंट रहते हैं, राइट। बेलनाकार इनकी शेप है। साइज इनकी सेंटीमीटर्स में होती है, 20 to 25 सेंटीमीटर्स या 8 to 5 सेंटीमीटर्स, ऐसे डिपेंड करती है, लेकिन होते ये साइज में काफ़ी छोटे हैं, बिल्कुल लेजार्ड की तरह छोटे। इनकी टेल प्रोटेक्शन में इनको हेल्प करती है, ठीक है। कलर की बात करते हैं बॉडी के, तो बॉडी कलर जो है इनका वही येलो कलर या ब्राउन कलर्ड होते हैं, भूरे या पीले रंग के होंगे। इसी के साथ क्योंकि ये इस कलर के हैं तो इनमें जो वेंट्रल सरफेसेस होंगी वहाँ पे हल्का भूरा रंग होगा, बहुत लाइट कलर होगा नीचे की तरफ, ठीक है। बाकी ये कलरफुल दिखाई देते। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डेजर्ट्स में इनका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट। डेजर्ट्स में ये हमें इजीली अवेलेबल होते। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स हम बाहर से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्पीशीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है या इस तरह से ये प्रेजेंट होती है, राइट। तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ प्री एनोफीमोरल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। प्री एनोफीमोरल स्ट्रक्चर्स, राइट। ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे, मेल्स में ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट रहेंगे और बहुत वेल डेवलप्ड दिखेंगे, सुविकसित हैं, ऑब्जर्व होंगे, तो हम उससे मेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी दोनों एक जैसे ही लगते हैं। मेल साइज में थोड़े से स्मॉल होंगे एज कंपेयर टू फीमेल्स, और मेल स्मॉल होने के साथ साथ मतलब छोटे तो हैं ही, इन्हीं के साथ साथ डार्क कलर्ड भी थोड़े से विजिबल रहेंगे, राइट। डार्क कलर के हैं, छोटे हैं और ये स्ट्रक्चर्स इनमें प्रेजेंट हैं। अब फीमेल्स की बात करते हैं, लाइट कलर्ड की होगी, प्लस ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है लेकिन इतने इजीली विजिबल नहीं है। मेल्स में हेमीपेनिस प्रेजेंट होगा स्ट्रक्चर, और फीमेल्स में प्रोक्टोडियम जो स्ट्रक्चर है उसमें उनकी वेजाइना ओपन होगी। सो इस तरह से फीमेल्स और मेल्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और इनमें ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। डेजर्ट्स में रह रहे हैं। दूसरी चीज़, प्री एनोफेरल स्ट्रक्चर्स आगे जाके कुछ कैनाल्स में खुलते हैं, नाल में खुलते हैं। वो कैनाल्स जो होती हैं वो आगे जाकर कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज करती हैं और वो सब्सटेंसेस हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ताकि हार्ड स्ट्रक्चर बनते ही क्या होता है, वहाँ बाहर की तरफ वो इजीली क्लिंग हो सकते हैं। जब मेटिंग होगी दोनों के बीच में तो इजीली वो अटैच हो सकते हैं उन हार्ड सब्सटेंसेस से और वहाँ पर वो क्लिंग हो जाएंगे। सो इस तरह से इनका होता है। जब हम जनरली बात करते हैं तो ये होल्स में रहते हैं, बिलकारी हैं, ठीक है, ओवीपेरस हैं यानी कि अंडे देते हैं, और होल्स इनके 1 to 2 मीटर डीप हो सकते हैं, जिगजैग हो सकते हैं। ये होल्स बनाए कैसे जाते हैं, लेग्स के थ्रू या माउथ के थ्रू बनाए जाते हैं, और जब ये होल्स में एंटर करते हैं तो इनके जो नॉस्ट्रल्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं ताकि मिट्टी जो है वो अंदर ना जाए। कैसी मिट्टी में रहते हैं, पीली मिट्टी में रहेंगे, येलो सॉइल जो होती है उसके अंदर इनका सर्वाइवल रहता है। नॉर्मली होल्स में रह रहे हैं, बिलकारी हैं, बरोइंग हैं, बरो भी करते हैं खुद और वहीं पे रहते हैं। टेल्स इनको प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। तो ये एक जनरल है यूरोमैस्टिक्स का कि किस तरह से यूरोमैस्टिक्स प्रेजेंट है।